नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं पवन तिवारी आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, कैसे उनको पहचाने जाते हैं, उदाहरण के साथ हम लोग समझे थे। आज उसके आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में भी कुछ पढ़ लिए थे, फिर पुनः दोहराएंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेंगे। तब तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोगों को आज ये जानना था अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को कैसे विस्थापित करते हैं। तो उसके लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो तो पढ़ना है हम लोगों को तीसरे चैप्टर में, लेकिन उसका यूज इसी चैप्टर में होते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये जानकारियां दे दूं कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को कैसे विस्थापित करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए एक स्टेटमेंट वाले ट्रिक के माध्यम से हम इसको लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ये पोसो कैमी एजी आले हकांग सीगो, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज को लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे को मतलब पोटेशियम। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है के, सो मतलब सोडियम, सिंबल क्या होता है Na। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज के क्रम में लिख रहे हैं। पहला है को मतलब पोटेशियम, सो मतलब सोडियम, के क्या है कैल्शियम। ठीक है, मी Mg। ठीक है, ए एल्यूमिनियम, जी जी जिंक। ठीक है, आयरन, लेड लेड। ठीक है, ह हाइड्रोजन, हकांग मतलब कॉपर, कांग कॉपर, सी सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है Ag और गोल्ड का Au। ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज रही। ठीक है, अब हम देखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, नीचे है वो उससे कम क्रियाशील है। यानी सबसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील कौन है, यानी गोल्ड है। ये अधिक क्रियाशील है तो अपने से कम वाले को विस्थापित कर सकता है। जब भी अभिक्रिया में ये भाग लेगा तो क्या करेगा, पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगा। पोटेशियम अपने सारे नीचे वाले तत्वों को आसानी से विस्थापित कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये पावरफुल है और पावरफुल व्यक्ति क्या करता है, अपने से कम पावरफुल को आसानी से हटा सकता है। ठीक वैसे ही सोडियम अपने से सारे नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर सकता है, वैसे ही कैल्शियम अपने से नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर सकता है। यानी जो ऊपर वाले तत्व है वो सबसे अधिक क्रियाशील है अपने से नीचे वाले तत्वों से। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा या ऑलरेडी जाइएगा जब तीसरे चैप्टर में, तो धातु अधातु जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें ऑलरेडी ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया है। इसको याद करना बहुत जरूरी होता है और यदि आप याद कर ले रहे हैं तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो भी अभिक्रियाएं होंगे उसमें यदि धातु अपने से किसी कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर रहा है तो इजिली समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका रहेगा, याद रहेगा और फिर हम लोगों को रिएक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसको देखने के बाद से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जानकारियां देने बहुत जरूरी थी आप लोगों को क्योंकि इसकी बहुत ही महत्वपूर्णता है। जो भी अब हम लोग जैसे ही केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी धातुओं के साथ कहीं भी अभिक्रियाएं होंगी तो इनकी क्रियाशीलता के क्रम के अनुसार ही होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी था और हम लोग इसके बारे में जान लिए। अगर किसी को नोट करना है तो यहाँ से भी नोट कर सकता है या आपकी केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहां पे जाके आप इसको
नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम सिलसिले को बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं और मुख्य टॉपिक की तरफ। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में एक बार जानेंगे, रासायनिक समीकरण होता क्या है, फिर से पुनः एक बार जानेंगे। हम लोग रासायनिक समीकरण में लिखे थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारकों और उत्पादों के उनके प्रतीकों तथा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रियाएं क्या कहला रही थी? रासायनिक समीकरण कहला रही थी। यानी हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे और पुनः एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक प्रतीक और चिन्ह लिए थे। जैसे कार्बन का प्रतीक लिया था, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया था, CO2 गैस बनाया था, तो ये अभिक्रियाएं हुए थे। हम लोग ये भी देखे थे कि ये क्या है, इस साइड वाले अभिकारक है, उस साइड वाले उत्पाद है। और क्या है, कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है और पुनः अभिक्रिया करने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया है। तो ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और पुनः उस उदाहरण को देख रहे हैं। ये क्या है, ये जो अभिक्रिया किया है इसको हमने प्रदर्शित कर दिया है बोर्ड पे, और बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है, समीकरण लिखा है। वही जो अभिक्रियाएं हो रहे हैं ना, उन अभिक्रियाओं के समीकरण को मैंने प्रदर्शित कर दिया है। तो ये प्रदर्शित करने की जो प्रक्रियाएं है ना, यही समीकरण कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके अभिकारक तथा उनके उत्पादों के प्रतीकों तथा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं और मुख्य टॉपिक हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक जो समीकरण होते हैं, इन समीकरण के बारे में कुछ और जानने लेते होते हैं। जैसे आप जानने होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण से कहते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पिछले क्लास में भी अच्छे से अध्ययन किए थे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। एक बार डिफिनीशन की तरफ आइए, देखते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारकों के तत्वों या यौगिकों के अणुओं की संख्या उनके उत्पाद के तत्वों या अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, वैसे समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। पुनः एक बार देखेंगे, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके तत्वों या यौगिकों के अणुओं की संख्या उनके अभिकारक के जो तत्व और अणु की संख्या है वो उनके उत्पाद के तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। फिर एक बार एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जैसे HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखेंगे ये अभिकारकों की संख्या है और ये उत्पादों की संख्या है, और देखेंगे कि इनके अभिकारकों के तत्व या यौगिक की जो अणुओं की संख्या है क्या उत्पाद के तत्व या यौगिक के अणुओं की संख्या के बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, संतुलित समीकरण होंगे। यदि नहीं होंगे तो ये असंतुलित समीकरण होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 1। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1, 1 और 1 2, यानी अभिकारक में संख्या कितनी है, 2। अब चलेंगे उत्पाद में, देखेंगे क्या हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में 2 है। तो देखिए उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यानी हाइड्रोजन संतुलित है। फिर देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, अभिकारक में क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। उत्पाद में क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1, यानी क्लोरीन भी संतुलित है। सोडियम, सोडियम की संख्या अभिकारक में कितनी है, 1, और उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, सोडियम यानी संतुलित है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पाद में अभिकारक में कितने हैं, 1, अभिकारक में कितने हैं, 1। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित है। यानी हमारे सभी तत्वों के
अभिकारक में जितनी संख्याएं हैं उतने ही उत्पाद में भी संख्याएं हैं, अतः यह जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, पुनः इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल एक ले ले रहा हूँ ताकि उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ संतुलित करने वाले प्रक्रियाएं आए जिसके माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण ले गए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद में वो मतलब जल का निर्माण कर रहा है। ये जल का जो निर्माण कर रहा है इसमें देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, इधर कितनी है, 2। हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। क्या ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनों की संख्या बराबर नहीं है। तो हम पुनः देखेंगे कि इसको संतुलित करेंगे। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, हमको क्या करना है, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना है। तो कैसे क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए संख्याओं को बराबर करते हैं। ठीक है, जो अगला जैसे ही हमारा अगला टॉपिक होगा ना वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, ये होगा, प्रश्न पूछेगा कि क्यों आवश्यक होता है, तो हमको संख्या बराबर करनी पड़ेगी, बताएंगे क्यों होता है, किस साइंटिस्ट के नियमानुसार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब तो 2 ऑक्सीजन की संख्या हो गई, इधर 2 ऑक्सीजन की संख्या थी, इधर भी 2 ऑक्सीजन की संख्या हो गई। अब क्या हुआ ना, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना 4 हो गया, उत्पाद में तो संख्या 4 हो गया। जब 4 हो गया संख्या तो फिर तो अभिकारक में भी 4 होने चाहिए। तो 4 करने के लिए अभिकारक में क्या करेंगे, सामने 2 लगाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए, अब एक बार पुनः चेक करते हैं क्या संख्या बराबर हुई। 2 गुना 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 4। इधर 2 गुना 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 4। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। इधर भी देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, अब जाके हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो अब पुनः इस समीकरण को संतुलित करने के बाद कहेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इससे पहले ये क्या था, असंतुलित रासायनिक समीकरण था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब उदाहरण समझने के बाद पुनः एक बार परिभाषा की तरफ आते हैं। उदाहरण के साथ ही परिभाषा को याद करते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारकों के तत्वों या यौगिकों के अणुओं की संख्या उनके उत्पाद के तत्वों या अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। पुनः एक बार देखते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके तत्वों या यौगिकों की अणुओं की संख्या उनके उत्पाद के तत्वों या यौगिकों के अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो ये सारे डेफिनेशन है इसके पीडीएफ हमारे इसी चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल का वो लिंक कर दिया गया है। ठीक है, जाइएगा तो देखिएगा, उसमें जाके आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे सारे पीडीएफ के तौर में। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, बस अपना ध्यान इधर फोकस किए रहिए, परिभाषा को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का काम कीजिए यहाँ पे, और जो नोट्स की है बात वो आगे आपको मिल जाएंगे वो पीडीएफ के तौर पर। ठीक है, फिर आगे की तरफ टॉपिक को बढ़ाते हुए चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ना अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ उदाहरण लेना चाहता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 इक्वेशन दे देंगे और 4 इक्वेशन देके 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी एक समीकरणों को संतुलित कीजिएगा तो 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो कई बार आप आंसर उठा के देखिएगा, कई बार ऐसा पूछ दिया है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो
हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे HNO3, ठीक है, ये क्या है, ये एसिड है। ठीक है, HNO3 क्या है, एसिड है। ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस क्या है, ये OH का फॉर्मूला है। मैं जितने भी एग्जांपल उनका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से दूंगा। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं जाके एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन मतलब ये बैलेंस करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, आगे प्रोडक्ट होगा ना, ये NO3 का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, अम्ल जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, क्षार है। ये क्या हो गया, लवण हो गया, ये जल हो गया। अब देखेंगे जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि क्या संतुलित है संतुलित, तो इसको देखेंगे कि क्या ये समीकरण संतुलित है, ये पहला है। ठीक है, देखेंगे क्या संतुलित है। देखिए तो इधर हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, दो है। ठीक है, इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे। ठीक है, अब कितने हो गए, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, चार हो गए। तो फिर तो इसको भी कितने करने पड़ेंगे, चार करने पड़ेंगे। हो गए। अब देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, इधर नाइट्रोजन की कितनी संख्या है, दो, और इधर कितनी है, दो। संतुलित करने के बाद से जब मैं दो लगाया तो यहाँ पे दो हो गए, और यहाँ पे ये ब्रैकेट प्रदर्शित करता है इन सारे तत्वों के लिए, ये है संख्या। ये ब्रैकेट जो होल ट्वाइस मैंने लिखा है, ये प्रदर्शित करता है कि ये नाइट्रोजन के लिए भी दो है और इस ऑक्सीजन के लिए भी ये दो है। ठीक है, तो इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, दो, इधर कितनी है, दो। अब ऑक्सीजन को लेंगे, 3 दूना 6 और कितनी है, 2, 6 और 2 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे इधर 3 दूना 6 और 2 कितने हुए, 8। संख्या संतुलित हुए। अब देखेंगे कैल्शियम की, कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1। इधर कितनी है कैल्शियम की संख्या, 1। ठीक है, यानी क्या है, हमारे सारे तत्व क्या है, इक्वल हो गए। इक्वल कब हुए, जब हमने इसको बैलेंस किया। ठीक है, आइए साथियों अब आगे का कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है समीकरणों को। इसको इरेज करने जा रहे हैं, उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण को लिए हैं और उसको समझते हैं कैसे उसको रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के 1 प्लस होते हैं, कैल्शियम कितने होते हैं, 2। सोडियम के कितने प्लस होते हैं, 1। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, सोडियम के 1 होता है और 1 Kg के ये पे 2 होगा। ठीक है, OH पे कितने माइनस होते हैं, 1। NO3 पे कितने होते हैं, 1। ठीक है, OH पे कितने होते हैं, 1। SO4 पे कितने होते हैं, 2। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे इसको कि आयन, लास्ट में आयनों की संख्या पढ़े होंगे, किस पे, किसी यौगिक पे या किस तत्व पे कितने आयनों की संख्या चार्ज आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के 1 प्लस होता है, इसका प्लस इसके माइनस वाले के साथ जाएगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेंगे, कैल्शियम है। ठीक है, यौगिक बनाने के लिए क्लास 9 में हम लोग जो क्लास 9 में यौगिक बनाने के लिए सीखे थे, उसी के आधार पे हम लोग इन विपरीत आयनों वालों को यौगिक में परिवर्तित करेंगे।
ये क्या करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ NO3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करेगा H2O, ठीक है। फिर क्या होगा, सोडियम है तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, तो क्या बनेगा Na2SO प्लस, अब बचा क्या, यहाँ पे H और यहाँ पे O जल बनेगा H2O। आते हैं इधर सोडियम है नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन किसके साथ, Ag के साथ रिएक्ट करेगा NaNO3 के साथ, तो NaNO3 प्लस, अब क्या करेगा Ag किसके साथ, Cl के साथ, AgCl। फिर देखेंगे बैरियम किसके साथ, SO4 के साथ Ba करेगा और ये ClH के साथ, तो BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, यदि बैलेंस है तो बैलेंस इक्वेशन है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं है, यानी संतुलित समीकरण है या नहीं है, ये चेक करेंगे एक बार, ठीक है। आयनों को हटा दे रहे हैं, वो समझने के लिए मैंने लिखा था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट बन कैसे रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये संतुलित समीकरण है, क्योंकि प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो चेक करना पड़ेगा ना कि संतुलित है या नहीं है। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 1 और यहाँ पे 2 और 3, उधर कितनी है 2, तो यानी हमारे हाइड्रोजन की संख्या संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब कितने हो गए 4, यहाँ पे लगा देंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 अगले तत्व में बढ़ते हैं। अब क्या है, नाइट्रोजन इधर है 1 और संतुलित किए तो कितने हो गए 2, संतुलित किए तो कितनी नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2। संतुलित वाले को कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आसानी से पता चले कि हाँ इसको लगा के संतुलित किया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या संतुलित वाले संख्या से कितनी हो गई 2। इधर चेक करते हैं कि इधर नाइट्रोजन 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है 3 और यहाँ पे 2, 5 हुए। इधर चेक करते हैं 3 गुना 6 और 2 कितने हुए, 6 और 2 8 हुए। इधर चेक करते हैं 2 और 3 गुना 6, 6 2 8, क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। कैल्शियम की संख्या 1 है, इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है, यानी ये समीकरण संतुलित हो गए, सारे तत्वों की संख्याएं बराबर हो गए, परिभाषा के अनुसार ये संतुलित हो गए हैं। अगले वाले को चेक करते हैं कि क्या अगला वाला संतुलित समीकरण है या नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाने पड़े और यहाँ पे भी 2 लगाने पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद से जाके हमारा समीकरण संतुलित हुआ। अगले वाले को चेक करते हैं क्या ये संतुलित समीकरण है। सोडियम की संख्या इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 2, यहाँ पे क्या 2 लगा के सोडियम की संख्या बराबर हो गई। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, संतुलित करने के बाद कितने हो गए 2, यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं और 6, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गए। अगला देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना 4। अब देखते हैं सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर की संख्या 1 है, यानी इसमें भी क्या हो गया हमारे समीकरण अब संतुलित हो गए। क्यों, क्योंकि प्रत्येक के अणुओं की संख्याएं बराबर हो गई। अब चलते हैं तीसरे को चेक करते हैं क्या तीसरा संतुलित है। इधर सोडियम की संख्या कितनी है 1, इधर कितनी है 1, क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 1, Ag 1 है, उधर भी Ag 1 है, नाइट्रोजन 1 है, उधर भी नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन इधर कितनी है 3 है, इधर भी ऑक्सीजन। ये ऑलरेडी बैलेंस था इक्वेशन, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित था, तो इसमें संतुलित करने के लिए किसी संख्या की जरूरत नहीं पड़ी, ये समीकरण संतुलित है। फिर चलते हैं अगले वाले को चेक करते हैं क्या अगला वाला समीकरण हमारा संतुलित है
देखते हैं Ba की संख्या बैरियम की संख्या इधर 1 है, इधर कितनी है 1 है। क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या क्या 2 है नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नीचे नंबर को लगा के संतुलित नहीं किया जाता है, कभी भी सामने संख्या को लगा के आप फिर संतुलित करते हैं। तो अब कितने हुए, क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, सल्फर की संख्या कितनी है 1, इधर सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। यानी ये भी समीकरण हमारा संतुलित हो गया जब हमने यहाँ पे 2 लगाया था। यानी ये जो चारों एग्जाम्पल के इसमें अच्छे तरीके से कैसे संतुलित किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे संख्याओं को लगा के संतुलित किया जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण कब कहलाता है, जब दोनों तरफ अणुओं की संख्या इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। यदि नहीं है तो हमें लगा के बराबर करने पड़ते हैं, उसके बाद से जाके वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कुछ एग्जाम में स्टेटमेंट के थ्रू आता है, जैसे कह देगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया कराया जाता है कॉपर के साथ, तो ऐसे स्टेटमेंट में देगा, फिर उसको हम लोगों को सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद से प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद से देखना पड़ता है कि क्या समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो उसे संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे भी बहुत सारे उदाहरण लिए जाएंगे और पूरे एक्सरसाइज को जब कराया जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कराया जाएगा। तब तक आशा करता हूँ कि ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे, बहुत सारे अभिक्रियाएं आएंगे, वो एग्जाम्पल के तौर पर संतुलित करना होगा और संतुलित करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम केमिस्ट्री में, तो वहां पे पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जा रही है तो इससे साबित होता है कि उनकी द्रव्यमान संख्या भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो पूछता है प्रश्न कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को जानना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः किसी अभिकारक का द्रव्यमान उसके उत्पाद के द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है, इसीलिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि कैसे ये इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जानेंगे और फिर उसकी पुष्टि करेंगे एक समीकरण से। तो समीकरण लेते हैं, जैसे हम लोग को मिल जाता है NaOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, ये बेस है, क्षार है, हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाएगा। अब पहले तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये समीकरण संतुलित समीकरण है, तो एक बार चेक कर ले रहा है। इधर सोडियम की संख्या कितनी है 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, उधर भी 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, उधर भी 2, क्लोरीन की संख्या 1, यानी ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। अब देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, वेट लेंगे सबका, द्रव्यमान को लेंगे और देखेंगे कि क्या अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, क्या नियमों की ये पुष्टि कर रहा है। यदि कर रहा है तो फिर देखेंगे इसको। सोडियम का होता है 23, संख्या कितनी है सोडियम की 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, संख्या कितनी है 1। इसी तरह से इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1, होता कितना है 1, क्लोरीन का कितना होता है
संख्या कितनी है, एक, होता कितना है 35। ये होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, यहाँ पे होगा 1 प्लस 35। ठीक है, इधर देखते हैं 23 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35, फिर इधर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा 23 प्लस 35, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3। ठीक है, ये क्या होगा 6, यानी इधर आ रहा है 76, उधर भी 76, यानी 76 इसका भी है, 76 इसका भी है। रिएक्टेंट के जितना वेट आ रहा है उतना ही आ रहा है किसका, प्रोडक्ट का। इससे ये साबित होता है ना कि हमारा जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, वो क्या है, दोनों तरफ इक्वल है और इनके मास इक्वल है। और ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे कि ये बैलेंस भी है, तो ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ना कि क्यों इसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में फिर बढ़िया तरीके से और जानकारियां बटोरेंगे और बहुत सारी एग्जांपल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।